आपा शमीमुख की अगली किस्त में अब देखेंगे कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे रही कि ये शमीब क्लिनिक नहीं खोल सकती। तब तक ये अपनी मनमानी ही करती है और फिर बालाखर आया कि देखूं तो सही कि मेरे बगल में अगर किसी का क्लिनिक खुला है तो इस पर इतना रश कैसा है। अब जब वो अंदर आया तो अपने इसी मुलाजिम को ही देखता था जिसने झूठ बोल कर ये इस्तीफा दिया था कि इसने कोई नया कारोबार शुरू करना है। अच्छा तो ये है तुम्हारा नया काम? यहाँ सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक के हैं। तो वो झूठ ही बोल देता है कि सब खुद ही आए हैं, जिसके बाद तो इस डॉक्टर को तज ही हो जाता है कि देखूं तो सही कौन सा डॉक्टर है जो मेरे मद मुकाबिल आ गया। इतने सालों से मेरा जो बिजनेस चल रहा था वो भी इसने अपनी तरफ कर लिया। अब जब शमीब बाहर आई तो ये मंजर देखती है और डॉक्टर इसे देखकर हैरान है। तो अच्छा ये है डॉक्टर शमीब जो कि तंज भरी जुबान से कहता है। अब अच्छी तरह इस डॉक्टर को मालूम है कि ये शमीब कोई डॉक्टर नहीं और ये मरीजों को गलत दवाएं भी दे देती है, जिसके बाद तो इस शमीब से टिकने के लिए यही डॉक्टर ही काफी है जो डॉक्टर इसे बेनकाब ही कर देगा। गैर कानूनी धंधा तो कर ही रही है। डॉक्टर जो ना हुई तो इसका ये क्लिनिक सेल ही करवा देगा। तो उधर रजा की वालिदा ने आईना देख लिया जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा अपना ही रुखसार रहा है और वो अपनी मर्जी से दूसरी शादी करना चाहता है जिसकी वो हरगिज इजाजत नहीं देती। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस लड़की से अपनी जान छुड़वा लो रजा और आसानी से मान जाए। ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो रात को घर भी नहीं आता। सायरा कमरे में टहलते हुए इसका इंतजार करती है मगर रजा का कोई अता पत्ता नहीं। कॉल भी अटेंड नहीं करता और ऊपर से ये रजा की माताने ही दे देती है कि रात का शौहर अगर घर नहीं तो ये बीवी का ही कसूर है। हालांकि अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ है मगर शायद को ताना भी तो देना है। यूं सायरा खुद को बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करती है कि शादी के बाद तो शौहर ही दोस्त बन जाते हैं, मगर ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तन्हा हो गई। तो उधर शमीब बड़ी परेशानी से भागती हुई घर वापस आती है। अब्बा जी सामने ये केश फलोबारी भी मौजूद होते हैं। इस साबा शमीब से मामला सुनने के बाद तो ये अब्दुल बारी सुना देता है। ये सुनते ही शमीब तो इसे तकती रह जाती है। फिर यूं ही किश बाहर आई और ये अब्दुल बारी अंदर से चाबी ले आता है गाड़ी की। कशिप तो गाड़ी की चाबी देखकर हैरान हुई। तो अब्दुल बारी मुस्कुराते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी। वो तो हैरान होती है अब शमीब मान कैसे गई। अगर इंसान की नीयत साफ होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यूं कशिप तो बहुत खुश होती है अपनी गाड़ी में ऐसे बैठी जैसे बरसों बाद बैठी हो और खिड़की से खड़ी ये अब शमीब जो कि इसे ही घोर रही थी मैं रुकसे में खार होती रहूं और ये मजे से गाड़ी में घूमेगी। अब शमीब ने तो सोच लिया कि वो खेल ज्यादा देर चलने नहीं देगी, गाड़ी तो वापस लेके ही रहेगी। अब गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल तो लगेगा ही और इसी तरह से जरूरतें हैं जो बढ़ती चली जा रही है। अब्दुल बारी अपने दोस्त की बातों के बारे में सोचता है और फिर किश की वालिदा की कही हुई बातों को भी अपने हालात भी देखता है कि वाकई में ये किश तो मेरी जिम्मेदारी है। अपने अब्बा जी को बता ही रहा था कि इसी वक्त ये अब शमीब आ गई। तुम्हारे पास कौन सा कानून का खजाना है जो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करते फिरो? तुम तो खुद बेरोजगार हो। तो अब बात आ ही गई है तो अब्दुल बारी भी बता देता है कि वो बेरोजगार नहीं रहा, इस जॉब की ऑफर को एक्सपेक्ट कर चुका है और अपने वालिद को मुखातिब करता है कि परसों से ही ज्वाइनिंग देनी है। मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारियों को, इसकी जरूरत और ख्वाहिश को पूरा करूंगा जो कि मुझ पर फर्ज है। ये सुनकर किश को आज बहुत अच्छा लगता है, वरना ये शमीब तो किश और अब्दुल बारी को ही यहाँ पर बेइज्जत करती है। तो अब्दुल बारी भी सुनाई देता है। किश को आज ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। पहली दफा लगा जैसे इस घर में कोई मेरा अपना है। ये सब कुछ किश ने अपनी वालिदा को भी बताया कि अब्दुल बारी बहनों जैसा नहीं, वो उनसे अलग है। तो इसकी वालिदा समझाती है, तुम्हें क्या रातों रात बेहतरी नजर आ गई? मुझे तो ये पता है कि वो शमीब का भाई है और खून अपना असर दुखा कर ही रहता है। यूं ऐसे वक्त गुजरते गए। शमीब ने जो किचन की जिम्मेदारी सौंपी है वो अब्दुल बारी इस कशम की मदद करेगा। कशम को आटा भी गूंध कर देगा, इसे सिखाएगा भी। इस तरह से गंदा जाता है। वो तो बड़ी तारीफ करती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आटा भी गूंध लेते हो। फिर यूं ही जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा होगा तो ये शमीब डस लेगी, क्योंकि इसके खेल उसकी चालों से बचना अभी तो नामुमकिन है।